ठीक है। तो तुम यूनिट्स एंड मेजरमेंट से पहले कुछ बताना चाहोगी, थोड़ा बहुत स्टार्टिंग का? कॉन्वर्जेशन से नॉर्मल स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम बताते हैं कि और इसमें क्या चीज़ें हैं डिटेल में। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में मतलब जितने भी हम क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें हैं, हम लोगों ने फिजिक्स में नाम सुने हैं जिन चीज़ों का, मैक्सिमम जो चीज़ों की वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करते हैं हम लोग, वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज़ है ना? फिजिकल क्वांटिटीज़ है। क्या होता है ये फिजिकल क्वांटिटीज़? क्लियर आइडिया है? कुछ एग्जांपल्स? फोर्स, एक्सेलरेशन, डेंसिटी। कुछ भी जो ये सब चीज़ें हैं, है ना? और इसमें से भी कुछ फंडामेंटल है ना? और कुछ यस। डिराइव्ड है। और ये क्या मतलब होता है फंडामेंटल होने का और डिराइव्ड होने का? ये आइडिया है? किसी भी चीज़ के फंडामेंटल होने का क्या मतलब होता है? जैसे होता है ना फंडामेंटल राइट्स हैं, ये सब क्या है? क्या होता है फंडामेंटल? एक वर्ड में बोलें तो सबसे बेसिक। ठीक है। इंडिपेंडेंट होते। इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, बेसिक बोल सकते हैं, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, बेसिकली देखा जाए तो, है ना? अ, यस सर। ठीक है। रोशनी, आवाज़ आ रही है? रोशनी, बोलना चाहोगी कुछ? आवाज़ आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है? नहीं सर। ठीक है। मतलब बोलना नहीं चाहोगी, आवाज़ या स्क्रीन तो नज़र आ रही है ना? आवाज़ आ रही होगी। नहीं सर। स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है? जो हम लिख रहे नहीं हैं वो नहीं। नज़र, तो तुम एक बार फिर से रीजॉइन करो, लीव करके फिर रीजॉइन करो, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही तो। चंचल, तुम्हें तो आ रही है ना? यस सर। ठीक है। तो मेनली ये बेसिक इसको बोल सकते हैं, ठीक है? क्लियर? जो सबसे पहले मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग की जो चीज़ होती है। हम्म? अब स्क्रीन नज़र आ रही है रोशनी? नहीं सर, बहुत कम आ रही है आवाज। आवाज़ कम आ रही है? ईयरफोन वगैरह लगा के नेट हाँ ट्राई हाँ। करो। इशू। अब ठीक है? नहीं नहीं। अभी भी नहीं ठीक है? चंचल, तुम्हें साफ आ रही है ना आवाज़? यस सर। रोशनी, तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ माइक में ईयरफोन में कुछ ऐसे होगा, चेक करके देखो, दूसरा लगा के देखो। हेलो। हेलो। अब कैसी आ रही है रोशनी आवाज़? हाँ सर, अभी आ रही। ठीक आ रही है? चलो हाँ हाँ। ठीक है। सुमित, आवाज़ आ रही है? स्क्रीन नज़र आ रही है दोनों? वो क्या आ रही सर? ठीक। चलो, तो हम वही कह रहे थे कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मतलब फर्स्ट चैप्टर तो फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें से ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आता नहीं है। बेसिक समझने की चीज़ें हैं कि हाँ, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब फिजिकल ही हैं, जिनको हम देख पाते हैं, टच कर पाते हैं या फील कर पाते हैं, वो सब फिजिकल चीज़ें हैं, है ना? फिजिकल वर्ल्ड उस बारे में है। उसके बाद से यहाँ पे स्टार्ट होता है कि ये सब चीज़ें क्या है, मतलब यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और ये चैप्टर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, तुम्हारी पूरी 11th की फिजिक्स और पूरी 12th की फिजिक्स तक ये चैप्टर जाता है। ये जितना कम इम्पोर्टेंट लोगों को लगता है, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी होता है और बोर्ड में भी होता है। सीरियसली बता रहे हैं, ठीक है? ज्यादातर लोग इसको थोड़ा लाइटली लेके पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। और है सिंपल, कुछ खास होता नहीं है इसमें, ठीक है? किसने किसने पहले से पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत? अ, चंचल, तुमने तो पढ़ा ही हुआ है। और सुमित, रोशनी, तुम लोगों ने पढ़ा है पहले से चैप्टर थोड़ा? नहीं सर। नहीं पढ़ा? ये सुमित, तुमने या सर। पढ़ा हुआ है? ठीक है, तो कुछ बताओगे इसके बारे में? ये क्या है, यूनिट्स क्या है?
अच्छा, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं पहले ये बताओ, किनको बोलते हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं उसके? सुमित, आवाज आ रही है? अच्छा, हेलो सुमित। चलो अच्छा ठीक है, हम ही बताते हैं, बाद में देखेंगे, तुम लोगों से पूछेंगे। ठीक है, नहीं तो क्लास का टाइम काफी वो होगा। तो फिजिकल क्वांटिटीज के तौर पे हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, जैसे कि नॉर्मल सी मास, फोर्स, लेंथ, और भी बहुत सारी चीजें। जितनी भी ये चीजें हम लोग कैलकुलेट वगैरह करते हैं, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। हम्म, यानी कि किसी भी चीज के फिजिक्स से रिलेटेड क्वांटिटीज। ठीक है, मेन बॉडी से रिलेटेड क्वांटिटीज। ठीक है, केमिकली हम इनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं अभी, ऊपर ऊपर से ही हर चीज को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और इन्हीं की मेजरमेंट हमें करनी होती है मेनली। हम्म, हमको इनको मेजर करना होता है या कैलकुलेट करना होता है, तो कैलकुलेशन तो बाद में आती है, पहले कुछ छोटी मोटी चीजों की मेजरमेंट की बात आती है, जिसके लिए हम कुछ डिवाइसेस वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोई बताएगा कि लेंथ की मेजरमेंट के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? चंचल, Yes, sir. लेंथ की मेजरमेंट के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? Scale. हम्म, मीटर। ले- वो तो यूनिट है ना, Meter. हम डिवाइस पूछ रहे हैं, हाँ. क्योंकि मेजर करने के लिए हमें डिवाइसेस चाहिए होती हैं। Scale. हाँ, स्केल, सबसे Scale. सिंपल जो चीज है वो है स्केल, है ना? और भी काफी सारी चीजें हैं जो लेंथ की या डिस्टेंस की मेजरमेंट के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है जिनको हम यूज करते हैं। ठीक है, और वो थोड़ी बहुत मेजरमेंट होने के बाद आगे की कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमें फोर्स निकालना है, और ये पता है सबको कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये मास अगर अब हमें निकालना है पहले, क्योंकि हमें फोर्स निकालने के लिए मास यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो ये मास हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे ज्यादातर केस में। दोनों में फर्क है। मेजर करने का मतलब हमारे पास एक डिवाइस है, मान लो स्केल है, इंच टेप है, कुछ है, उससे हमने लेंथ मेजर कर लिया। मास मेजर करना है, हमारे पास वेइंग स्केल है, अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक वाला हो चाहे सिंपल वाला वेइंग स्केल हो। ठीक है, हमने मेजर कर लिया, उस बेसिस पे बात हो जाती है। क्लियर है? तो मेजर करने के बाद ही तो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यही चीज है कि हम मेजरमेंट बहुत जगह करते रहते हैं अपनी लाइफ में, पता नहीं चलता है, उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि हम मेजर कर रहे हैं चीजों को। हम लोग लगता है सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तभी मेजर कर रहे हैं। सिंपली हम लोग छोटी छोटी चीजों में चीजों को मेजर करते रहते हैं। जैसे किसी भी चीज में, जैसे अगर चाय बनाई होगी कभी, तो उसमें कितनी चीनी डालनी है, 1 चम्मच 2 चम्मच, ये क्या है, ये मेजरमेंट ही तो है। क्लियर? ये सब मेजरमेंट है, वो मेजरमेंट की डिवाइसेस हैं एक तरह से। क्लियर? अब मेजरमेंट अगर हम कर रहे हैं, इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं जो भी हम लिखते हैं, नंबर एंड यूनिट। ये दो चीजें होती हैं, क्योंकि अगर हम कहें कि किसी चीज का मास, जैसे एक बॉडी है, इसका मास 5 है, और एक और बॉडी है, इसका मास 2 है, तो अब बताओ इनमें से कौन सी बॉडी का मास ज्यादा है? फर्स्ट। चंचल, तुम बताओ। First. फर्स्ट का ज्यादा है और सेकंड का कम है ना? दोनों श्योर हो? नहीं, Yes. गलत है। अभी कैसे श्योर हो सकते हैं? अगर हम कह दें ये 5 ग्राम था, और ये किसको कहते हैं 2 kg था, तब ठीक है.
अब किसका ज्यादा है? kg. सेकंड वाले का ना। Yes. तो किसका फर्क पड़ गया? यूनिट का। Unit. अगर हम यूनिट ना बोलें तो फिर बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। आई बात समझ में? जिन चीजों में भी यूनिट की जरूरत पड़ती है। क्लियर? यूनिट बताना लिखना जरूरी होता है, जितना हम लोग को लगता है उससे कहीं ज्यादा। हम लोग वैल्यू निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसमें वैल्यू निकाल देते हैं, आ गई 7.2। अब ऐसे ही आंसर लिख के चले आते हैं। अब चाहे ये टाइम हो, चाहे ये मास हो, चाहे ये फोर्स हमने निकाला हो, हम लोग लिखते ही नहीं है कि ये क्या था। यहाँ पे बताना तो पड़ेगा, मीटर है, न्यूटन में है, सेकेंड में है, मिनट में है, क्या है क्या ये। जब तक यूनिट नहीं बताओगी पता कैसे चलेगा? पहली बात। दूसरी बात कि यूनिट नहीं बताओगे तो ये कैसे पता चलेगा कि ये कितना है? मान लो टाइम ही है, वो 7.2 है, पर कितना? 7.2 सेकेंड है या 7.2 मिनट है, कितना है? मेजरमेंट में हमको यूनिट भी तो बतानी पड़ेगी। तो यूनिट की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? होती है, ठीक ठाक होती है। तो कोई भी क्वांटिटी का जो हम लिखते हैं मेजरमेंट, तो कैसे लिखते हैं? अगर हमें कोई फोर्स लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 5 न्यूटन। अब इसमें 5 क्या है? नंबर है। और न्यूटन क्या है? वो यूनिट है। आई बात समझ में? ठीक से दोनों को, चंचल सुमित। Yes, sir. बीच बीच में रिस्पांस देना जब हम पूछें कुछ कुछ, क्योंकि उससे फिर हमें पता चलेगा कि तुम लोग सुन रहे हो या समझ रहे हो। ठीक है? बीच में रिस्पॉन्ड कर देना जैसे हम पूछते हैं। तो फोर्स अगर हमने कहा 5 न्यूटन, तो पता चला ना इससे कि ये इतना इसकी वैल्यू है, ये इसका मैग्नीट्यूड है या इसकी वैल्यू है, जो भी बोल सकती हो। मैग्नीट्यूड है या वैल्यू है या नंबर है, कुछ भी बोलो। लेकिन ये आगे क्या लिखा हुआ है? ये इसका यूनिट है। ठीक है? अब यूनिट से अंदाजा लगता है कि बात कितने की हो रही है। जैसे अभी हमने बोल दिया था 5 और 2 में से कौन बड़ा है। तुम लोगों ने कह दिया था 5, लेकिन जब तक ये नंबर में है, हमने बोला था कि इनका मास, हमने बोला था एक बॉडी है जिसका मास 5 है, एक बॉडी है जिसका मास 2 है। तो तुम लोगों ने मास पे ध्यान नहीं दिया, तुम लोगों ने कहा कि 5 बड़ा है 2 छोटा है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने सोचा नहीं कि मास है, तो ये 2 क्या है, मतलब 2 ग्राम है, 2 केजी है, 2 टन है, पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते ना। तो ऐसे कैसे बता दें कि इनमें से कौन सा बड़ा है? हाँ, अगर सिर्फ नंबर पूछा जाए कि इनमें से कौन बड़ा है, तो गारंटीड है कि 5 बड़ा है, कोई डाउट नहीं है उसमें। आई बात समझ में? लेकिन यूनिट वाइज नंबर्स की जो डेफिनेशन है थोड़ी बदल जाती है। क्लियर? जैसे ही हम उसमें यूनिट लगा देते हैं तो फिर चीजें बदल जाती हैं। ठीक है? वही सेम चीज हम टाइम में भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइम में 5 और 2 में से कौन बड़ा है? अगर ये दोनों टाइम है तो नहीं पता, जब तक हम ये ना बताएं कि ये 5 क्या है और ये 2 क्या है। मतलब ये मिनट है दोनों, हम्म दोनों सेकंड हैं, या एक मिनट है एक सेकंड है, या एक आर है, तो नहीं पता चलेगा तब तक कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्लियर? ये मेन मैटर है। आई बात समझ में? तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सिस्टम समझ में आ रहा है? क्यों पढ़ रहे हैं? आगे जितना भी फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, उन सब में यूनिट्स का, मेजरमेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि क्वेश्चन जब आते हैं तो फिर दिमाग इन्हीं में कंफ्यूज होता है कि अच्छा दिया क्या है, किस वे में दिया हुआ है, किस यूनिट में गिवन है वो चीज़, और जो भी है हम लोग को समझ में नहीं आता वहां पे। क्लियर है? अब ये जो क्वांटिटीज हैं वो उसमें फंडामेंटल में, जिसको हम बेस क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं, बेस यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स। अगर क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं। ठीक है? या बेसिक यूनिट्स बोल सकते हैं या बेस यूनिट्स बोल सकते हैं। क्लियर? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज, किसी को भी कुछ क्वेश्चन हो बीच में तो बिल्कुल पूछ सकता है। ठीक है? क्या हुआ आरंभ? उस समय क्या हो गया था? चलो देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, हम्म वो दो टाइप की हैं। एक तो फंडामेंटल, पता है ना, और दूसरी डिराइव्ड।
अब ये मीनिंग क्या है दोनों का? फंडामेंटल तो हमने बता दिया बेसिक होती हैं, यानी कि सबसे बेसिक वाली क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। लेकिन ये डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, या डिराइव्ड होने का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? जो सर physical quantity फंडामेंटल which से can डिराइव्ड be होकर आई हैं। expressed in term of हाँ ठीक है, एक एक करके बोल सकते हो। चंचल, हाँ सर हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? the physical quantity which can be expressed in term of the fundamental quantity. मतलब उनको फंडामेंटल क्वांटिटी मिक्स करके बनाया गया एक तरह से। और सुमित, तुम क्या कह रहे थे? जिनको तो फंडामेंटल से, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव्ड क्वांटिटी चाहिए। हाँ मतलब दोनों का मतलब वही है, दोनों लोग जो बोल रहे हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिक्स करके किसी तरह से डिराइव्ड क्वांटिटीज बनती होंगी, है ना? बनती ही हैं बल्कि। क्लियर है? तो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल से मिक्स होके ही बनी होंगी। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है इसमें। जैसे कि फोर्स किस तरह की क्वांटिटी है, फंडामेंटल या डिराइव्ड? Derived. डिराइव्ड सर। डिराइव्ड है ना? ठीक है। तो और कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है इसमें, ये आइडिया है? मास एंड हम्म Length. Time. लेंथ और टाइम। टाइम। पक्का? इन तीनों से मिलकर बनता है, और Yes. कुछ नहीं चाहिए होता। और वैसे होती कितनी है फंडामेंटल क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट्स, या एसआई क्वांटिटीज के हिसाब से कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज 7। हैं? 7। ठीक है, चलो। तो उनमें से ये तीन से मिलके फोर्स यानी कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनी है। ठीक है। अब जैसे क्वांटिटीज फंडामेंटल हैं, डिराइव्ड हैं, तो उनकी यूनिट्स भी फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट्स हो जाएंगी, है ना? डिराइव्ड क्वांटिटीज की यूनिट्स को हम डिराइव्ड यूनिट्स बोल सकते हैं, और फंडामेंटल को फंडामेंटल यूनिट्स बोल सकते हैं, सीधी सी बात है, या बेसिक यूनिट बोल सकते हैं। क्लियर है? और Yes. सबसे बेसिक मीनिंग होता क्या है, यूनिट का मतलब क्या? क्योंकि ये भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। वो लोग इस तरह से पूछते हैं कि तुम उसको परसेप्ट नहीं कर पाओगी कि वो यूनिट है। जैसे जो तुमने सुना है बस उतने के बारे में तो तुम्हें पता है कि वो यूनिट है, लेकिन जो तुमने सुना है लेकिन कभी भी फिजिक्स या फिर किसी साइंस में नहीं सुना है, अपनी जनरल लाइफ में सुना है, उसके बारे में दिमाग में नहीं आता है कि ये यूनिट है। यूनिट का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है? मतलब हम फिजिक्स या किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यूनिट का क्या मतलब होता है? इस वर्ड का मीनिंग क्या है? किसी को पता है? प्रॉपर तौर पे पता हो तो बोल सकता है, सही गलत उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हम बताएं। यूनिट का मतलब होता है वन। हम्म यूनिट का मतलब होता है वन, नंबर वन। क्लियर? और कुछ मीनिंग नहीं होता इसका। जैसे हम बोल रहे हैं 5 मीटर। हम्म तो ये मीटर है क्या? इसको वन डिफाइन किया गया है, 1 मीटर। एक्चुअली हम 5 मीटर नहीं बोल रहे हैं, 5 टाइम्स ऑफ 1 मीटर बोल रहे हैं। कुछ आई बात समझ में? 1 मीटर जब डिफाइन Yes, किया sir. गया है, उसके बाद हम उसको एज वन, एज अ यूनिट यूज कर सकते हैं। क्लियर है? ये प्रॉपर मीनिंग है यूनिट का, किसी भी चीज का वन डिफाइन कर देना। अब जैसे वही चाय बनाने वाले एग्जांपल में सिंपली एक वो जो 1 टेबल स्पून जो है वो क्या है? वो यूनिट ही तो है। 1 टेबल स्पून यूनिट है ना। 5 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, क्या हो गई? क्वांटिटीज की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन किस यूनिट में आ रही है वो? टेबल स्पून। कभी नहीं सोचा होगा कि टेबल स्पून भी यूनिट है, ज्यादातर दिमाग में नहीं आता किसी के आया हो तो अलग बात है। क्लियर? तो ये समझने की जरूरत है, वन यूनिट का हमेशा मतलब होता है वन, किसी भी चीज का वन डिफाइन करना, है ना? जैसे अगर हम मिल्क मिल्क पैकेट्स खरीदते हैं या चिप्स के पैकेट्स खरीदते हैं, तो 1 पैकेट, ये क्या है? ये पैकेट भी तो यूनिट है, वन को डिफाइन कर रहा है।
5 पैकेट्स का मतलब 5 ऑफ 1 पैकेट, 5 टाइम्स ऑफ 1 पैकेट। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? ये है चक्कर। तो यूनिट्स इस तरह से ही देखी जाती हैं। जब तक तुम लोग ये चीज देखना सीखोगे नहीं, तब तक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी। अभी तक हम तो श्योर हैं, हमें लगता है काफी हद तक तुम लोगों में से ज्यादातर लोगों को क्वेश्चंस में ही प्रॉब्लम आई होगी, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आई होगी। बेसिकली देखा जाए तो थोड़ी थोड़ी चीजें ये सब समझ में तो आ जाती हैं, लेकिन जब सॉल्व करने बैठते हैं क्वेश्चंस तो वो उतने ज्यादा सही से इफेक्टिव तरीके से नहीं होते हैं। ऐसा है ना सुमित? ऐसा है या क्वेश्चंस हो जाते हैं? सुमित, आवाज आ रही है? या सर, क्या सर? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चंस हो जाते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट के, या फिजिक्स में जो भी चीजें हैं, क्वेश्चंस मतलब उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह हो सॉल्व हो जाते जाते हैं? ठीक है, हैं सही। सर। सही से आराम से हो जाते हैं या प्रॉब्लम आती है थोड़ी? प्रॉब्लम आती थोड़ी बहुत सर। लेकिन उतनी इजीली नहीं होते हैं जितनी इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं लेकिन हम्म। न्यूमेरिकल डायरेक्टली नहीं होते। ऐसा होगा हाँ ना? हाँ। वही यस चीज है। सर। तो उसका रीजन ये है कि कॉन्सेप्ट अभी सही से समझ में नहीं आए। क्योंकि कोई चीज मान लेना और कोई चीज समझ पाना दो अलग बातें होती हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि यूनिट ये होता है, तुमने मान लिया, लेकिन तुमने अपने किसी चीजों से रिलेट नहीं किया उसको, तो तुम्हें समझ में नहीं आया है, तुमने बस मेरी बात मानी है। जैसे अगर हम हिस्ट्री में कह दें कि इस वाले 1948 में ये हुआ था, तो ठीक है हुआ था। ऐसे यहाँ पे मानना कुछ भी नहीं है। खुद से सवाल पूछने हैं कि तुम्हें अपने किसी चीज से रिलेट हुई वो बात। कुछ चीजें बिल्कुल नई होंगी, वो हम बता देंगे तुम लोगों को कि ये बिल्कुल न्यू है, ये इसको तुमको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसका कोई ऐसा लॉजिक प्रॉपर तरीके से नहीं है। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज जब हम रोटेट करते हैं एंगल लेते हैं, जैसे ये एक्सिस है, तो अगर हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है। ये बात पता है सबको? एंटी क्लॉकवाइज जब हम देखते हैं तो एंगल को पॉजिटिव लिया जाता है। हम्म लेकिन जब हम, एक सेकेंड रुकना, क्लॉकवाइज एंगल्स लेते हैं तो उन एंगल्स को नेगेटिव लिया जाता है। ये बात पता है पहले से? ये तो बताओ, पता है कि नहीं? नहीं पता है अभी तक? चलो देखो, ये ऐसा है। अभी आगे देखने को कई बार मिलेगा कि हम एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज एंगल्स को नेगेटिव लेते हैं। जब एंगल किसी भी चीज का मेजर कर रहे होते हैं तो इसका कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं है कि ये इसका ये रीजन की वजह से लिया जाता है, नहीं, ये कन्वेंशन है। तो कुछ चीजें कन्वेंशन होती हैं, यानी कि मानी गई होती हैं, क्योंकि उनके बेस पे फिर आगे की चीजें बनाई जाती हैं। क्लियर है? ऐसा ही कुछ है। तो वो अलग चीजें हैं, लेकिन मैक्सिमम चीजें कन्वेंशन नहीं है यहाँ पे। फिजिक्स में तो मैक्सिमम चीजें कन्वेंशन नहीं है। मैक्सिमम चीजें कुछ ना कुछ रिलेट होके ही आती हैं, और वर्ड से भी। हम लोग सोचते हैं इंग्लिश में वर्ड का मीनिंग अलग है, फिजिक्स में वर्ड का मीनिंग अलग है। ऐसा कुछ नहीं है। जो इंग्लिश में मीनिंग है वही फिजिक्स में मीनिंग है, वहीं से तो उठाते हैं, कहाँ से लाएंगे? और फिजिकल वर्ड कहाँ से आ गया? फिजिक्स। फिजिक मतलब किसी की बॉडी स्ट्रक्चर मेनली। ठीक है, तो ये पूरी फिजिक्स उसी पे तो बेस्ड है। क्लियर है? अब हम आगे देखेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पूरा सिस्टम समझ में आया? तो इसमें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं कुछ, जैसे कि ये सब सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, और उसके बाद इसी से थोड़ा आगे बढ़ा के एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्लियर? ये सब पता है सबको? सीजीएस क्या है? लिखा ही हुआ है, सेंटीग्रेड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट। और एफपीएस क्या है? फुट पाउंड सेकेंड। एमकेएस क्या है? मीटर किलोग्राम मीटर किलोग्राम सेकंड। सेकेंड। ठीक है, और इससे ही थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स आती हैं। ये किसी और लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसीलिए तुम लोगों को अजीब सा लग रहा है। फ्रेंच में। ठीक है, फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये लिखा है ना, सिस्टम में इंटरनेशनल यूनिट्स या यूनाइट्स।
ऐसे करके कुछ लिखा हुआ है, तो वो फ्रेंच में है। तो अगर हम सिंपली इंग्लिश में बोलेंगे तो वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, यानी कि एसआई यूनिट जिसको हम बोलते हैं, एब्रीविएशन। क्लियर? तो यहाँ पे ये सब यूनिट्स बहुत सारी चीजों को डिफाइन नहीं कर रही थी, सिर्फ तीन चीजों के ऊपर बेस्ड थी। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम। या फिर बोलो कि लेंथ, मास और टाइम। ये भी लेंथ, मास, टाइम। ये भी लेंथ, मास, टाइम। लेकिन एसआई यूनिट्स में 7 फंडामेंटल यूनिट्स दी गई थी। पता है सबको? यही है ना? एसआई में बेसिक यूनिट्स दी गई थी, बेसिक क्वांटिटीज पहले दी गई थी, फिर उनकी यूनिट्स थी। क्लियर? क्या थी बेसिक क्वांटिटीज? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे करंट नहीं लिखा है लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ये वही टेम्परेचर है जिसको पूरे नाम से बोला जा रहा है, तो थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, जैसे तुम लोगों ने टेम्परेचर सुना है वही चीज है, अलग नहीं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितने हो गए? 6। और लास्ट में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इनमें से कुछ का नाम तुम लोगों ने शायद ज्यादा नहीं सुना हो। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा नहीं सुना होगा, सही बात है। किसने सुना है ज्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी इस चैप्टर के अलावा, फिजिक्स में कहीं और? नहीं सुना है? No. बहुत रेयर सुनने को मिलता है, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो सुनी होंगी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सुना होगा, वो जो केमिस्ट्री में रहता है, मोल्स वगैरह निकालते हैं हम लोग, मोल कॉन्सेप्ट में। किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स और ये सब निकालते हैं ना, तो ये क्या है? वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही तो है। क्लियर? और टेम्परेचर तो सुना ही होगा, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या टेम्परेचर सुना होगा, करंट सुना होगा, किया भी होगा सॉल्व, टाइम, मास, लेंथ तो सुना ही होगा। तो इसमें से 6 क्वांटिटीज तो ज्यादा नोन टाइप की हैं फिर भी, लेकिन एक क्वांटिटी है जो उतनी ज्यादा नोन नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनकी अपनी अपने यूनिट्स हैं एसआई में, बेसिक ये मतलब फंडामेंटल यूनिट्स हैं इनकी। मीटर, किलोग्राम, टाइम की सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की केल्विन, और इसकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला। यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं सबके, और राइट में उनका सिंबल लिखा हुआ है। क्लियर है सबको? इसमें कुछ डाउट है? और देखो, जो हम बोल रहे थे कि वन को बोलते हैं यूनिट, ठीक है। यूनिट का मतलब होता है वन, तो यहां वही चीज डिफाइन की गई है, ठीक है। अगर तुम लोग पढ़ोगे तो दिखेगा तुम लोगों को। तुम लोगों को भी मालूम है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो इसका नीट वगैरह का हो, स्टार्टिंग जो बेसिस होता है वो एनसीईआरटी ही रहता है, ठीक है। अब ये इसका मतलब नहीं कि एनसीईआरटी की लाइनें छपी हुई वहां पे मिलेंगी तुमको, लेकिन एनसीईआरटी की लाइंस इंपॉर्टेंट हैं उस बेसिस पे कि अगर तुम उसको एक्सप्लोर करो, यानी कि तुम पढ़ो, फिर खुद सोचो उसके बारे में, थोड़ा सा ज्यादा जानो समझो, तो फिर वो वहां पे काम आता है डायरेक्टली। लेकिन सारी मेन मेजर इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दी गई होती हैं, जो कि कई सारी रेफरेंस बुक्स में भी नहीं होती हैं, ठीक है। अगर तुम लोगों को लगता हो कि उसमें ज्यादा होती हैं, तो कभी कभी चेक कर लेना, इसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल में चीजें दी गई हैं। लगता है कि बड़ा प्रिसाइज है, लेकिन नहीं है, इतना भी प्रिसाइज नहीं है, चीजें सही से दी गई हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या चीजों का डेफिनेशन दिया हुआ है? 1 मीटर का डेफिनेशन, 1 किलोग्राम का डेफिनेशन, 1 सेकेंड का डेफिनेशन, ये सब कुछ वन का डेफिनेशन है, मतलब कि यूनिट यूनिट का डेफिनेशन है। क्लियर? ये क्वांटिटी का डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में? ये डेफिनेशन लिखा हुआ है ना, लेकिन ये यूनिट का डेफिनेशन है, क्वांटिटी का नहीं। कौन आया? अच्छा, सुमित। ठीक है, समझ में आ रहा है चंचल? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें हम लोग यही सब चीजें देखेंगे। देखो, आज डेमो लेक्चर है। तो हम किसी एक टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि तुम लोगों ने जो अभी तक फिजिक्स पढ़ी है और अभी तक जो प्रॉब्लम है, तो उसको कुछ टाइम में ही सम अप करें, यानी कि कोशिश करें कि वो तुम लोगों को थोड़ा इजी महसूस होने लगे। उसके बाद फिर हम लोग आगे डिटेल में करेंगे, क्योंकि हो सकता है और डेमो क्लासेस होंगी, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इस चैप्टर में हम लोग इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। आगे ये सब चीज़ें हैं, हम ये बता दे रहे हैं ऊपर ऊपर से, ताकि तुम लोग को आइडिया लग जाए कि ये चीज़ें इजी किस तरह से हैं। पहले से पढ़ी है किसी ने? लेंथ की मेजरमेंट कैसे करते हैं, पैरेलैक्स मेथड वगैरह क्या होता है, पढ़ा है? क्योंकि सिंपली लेंथ की मेजरमेंट तो हम लोग को लगता है कि स्केल से की जाती है, लेकिन और दूसरी तरह की, जैसे अगर कहें कि दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई
डिस्टेंस क्या है? हम्म तो क्या है अभी उस पे नहीं जाते हैं, लेकिन किस यूनिट में मेजर किया जाएगा ये डिस्टेंस, ये बताओ। दिल्ली टू मुंबई का डिस्टेंस किस यूनिट में मेजर किया जाएगा? किलोमीटर। किलोमीटर में या फिर माइल्स में, यही हो सकता है। मीटर। यस। हम्म तो ये किलोमीटर क्या है? किलो तो सिर्फ इसलिए यूज होता है ना, 1000 का मल्टीप्लाई करने के लिए। किलो का मीनिंग ये रहता है, क्लियर? क्योंकि हम लोग कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं, जैसे किलो, मिली, माइक्रो। ये सब क्या है? ये सब बस उस क्वांटिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए बने हुए हैं। यानी कि वो जो यूनिट है, उससे बड़ी यूनिट चाहिए तो कुछ ऐसा लगा दो, किलो विलो, और उसके ऊपर वाली लगा दो गीगा, टेरा। ये सब बड़ी यूनिट्स हैं। और अगर छोटी यूनिट चाहिए तुमको, तो मिली, सेंटी, ये सब यूनिट्स यूज कर सकते हो छोटी यूनिट्स के लिए। माइक्रो, नैनो, ये सब छोटी यूनिट्स हैं। तो किसी भी यूनिट के अपर पार्ट में जाना है, लोअर पार्ट में जाना है, यानी कि थोड़ी बड़ी यूनिट चाहिए सेम यूनिट का, जैसे मीटर का ही, मीटर से ही बड़ी यूनिट चाहिए तो किलोमीटर लगा लो, और बड़ी चाहिए तो और आगे की चीजें लगा लो, 10⁶ लगा लो। ठीक है? तो ये सब चीजें हैं, क्लियर? लेकिन है तो ये मीटर में ना, तो अब मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की। तो डिस्टेंस भी क्या है? लेंथ ही तो है, क्लियर? अल्टीमेटली डिस्टेंस भी लेंथ है, लेकिन क्या इस लेंथ को हम स्केल से मेजर करेंगे क्या, या किया गया होगा? नहीं। स्केल से कम नहीं किया गया होगा, है ना? और तरीके यूज किए गए होंगे। तो और कैसा तरीका हो सकता है? चलो ठीक है, ये तो फिर भी अर्थ के दो जगह पे, दो डिफरेंट प्लेसेस हैं। हम कह रहे हैं मून की डिस्टेंस भी पता है, गूगल पे सर्च कर सकते हो। अर्थ से मून कितना डिस्टेंस पे है ये पता है, तो ये कैसे पता चला होगा? कैसे पॉसिबल है ये पता कर पाना? क्योंकि यहां से वहां तक तो कोई चीज बिछाई भी नहीं जा सकती हवा में। हम्म कुछ आइडिया है किसी को, इस तरह की डिस्टेंसेस कैसे पता चलती हैं? नहीं, पैरेलैक्स मेथड से कुछ मेथड पैरेलैक्स होती मेथड है। से नहीं। पैरेलैक्स से ये वाली नहीं पता चलती है, वो ज्यादा और ज्यादा दूर डिस्टेंसेस के लिए यूज होता है। हम्म ये अभी मून तक के लिए पैरेलैक्स की जरूरत नहीं है हमें, उससे थोड़ा सिंपल मेथड है हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, अभी हम कहें कि तुम लोगों को इस ये जो अर्थ से मून तक का डिस्टेंस है, ये पता करने वाली जो टेक्नोलॉजी है या जो भी चीज है, वो तुम लोगों ने अपने सामने सामने देखी होगी, पक्का है। मतलब हम काफी हद तक श्योर हैं कि तुम सबने देखी होगी बचपन से कभी ना कभी तो। हम्म तो तुम लोग याद कर सकते हो ऐसा कुछ क्या देखा है? नहीं आइडिया ना? अच्छा एक बात बताओ, कार, वो जो बच्चों की खेलने वाली कार आती है वो देखिए, टॉय टॉय कार, एक जो वॉल से टकराती नहीं है या किसी भी चीज से टकराती नहीं, वो चलती रहती है। जैसे ही कोई सामने कोई चीज आती है, वॉल आती है, हाथ रख दो, कुछ भी कर दो, तो वो रुक जाती है एक टाइम पे जाके, लेकिन टकराती नहीं है। देखिए सबने, बताओ। नहीं देखी चंचल? हेलो, कुछ तो रिस्पांस दे दो, देखिए या नहीं देखिए? नहीं देखिए चंचल? यस। देखिए ना, तो वो कैसे रुकती है? कुछ पता है उसको? पता कैसे चला कि वॉल है सामने और इतनी दूर पे है? बहुत दूर से तो डिटेक्ट कर सकती थी ना वॉल को, पहले से क्यों नहीं किया? जैसे यहाँ पे वॉल है, तो कार यहाँ पे कहीं आके रुक जाएगी, यहाँ नहीं रुकेगी, यहाँ से चलती रहेगी, यहाँ कहीं आके वो रुक जाएगी। ये वॉल है, वॉल पे टकराने से पहले रुक गई, क्यों? उसको डिस्टेंस पता चल गई वॉल की। हम्म क्योंकि उसमें सेंसर लगा था, किस टाइप का, जो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक सेंसर बोला जाता है उसको। ठीक है? उसको बोला जाता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। हम्म आई बात समझ में? और क्या काम होता है उसका? वो साउंड वेव भेजता है, लेकिन ऐसी साउंड वेव जो कि हम लोग सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो साउंड वेव की रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, काफी लंबी रेंज है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है? तो
वो वेव्स भेजता है और वापस आती हैं और उसका टाइम कैलकुलेट करता है। तो जर्नी में एक जगह से दूसरी जगह जाना और वापस आना, तो अगर एक साइड का डिस्टेंस तुमको चाहिए, क्योंकि टाइम उसमें मेजर हो गया कि कितने टाइम में वो साउंड वेव टकरा के वापस आई, उसमें दोनों तरह के सेंसर लगे होते हैं। एक होता है ट्रांसमीटर, यानी कि एक भेजता है, और एक रिसीव करता है। ठीक है, ऐसे दो गोले टाइप के तुमको दिखेंगे। इस तरह का दिखता है सामने से, और ब्लैक ब्लैक होगा बस। ठीक है, तो उससे पता चल जाता है, और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन मेथड। आई बात समझ में? यानी कि रिफ्लेक्ट होके कितनी देर में वो वेव्स आई हैं, ये पता लगाना इजी है, क्योंकि जाने मतलब किस समय हमने यहाँ से एमिट की हैं वो भी हमें पता है, और वापस कब आई हैं वो भी डिवाइस से पता चल जाता है, टाइम का पता चल जाता है। तो हमें टाइम पता है और साउंड वेव की स्पीड भी पता है। तो जब हमें स्पीड पता है, हमें टाइम पता है, तो डिस्टेंस आ नहीं जाएगा। बस फर्क इतना है, ये 2s डिस्टेंस होगा, क्योंकि जितना गए उतना ही वापस आए। तो अब हम यहाँ से s निकाल सकते हैं, v इंटू टी डिवाइड बाई 2। एक तरफ का डिस्टेंस तो निकल आएगा ना। और यही मेथड लेजर्स के थ्रू यूज होता है मून वगैरह की डिस्टेंस पता लगाने के लिए। अर्थ से मून पे एक रेज भेजी जाती हैं, ठीक है, ट्रांसमिट की जाती हैं, फिर मून से टकरा के वो रेज वापस आती हैं। तो ये जाने और आने में डबल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। मान लो जाने का डिस्टेंस s था, आने का भी s था, तो 2s डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ठीक। अगर हमने लाइट वेव्स भेजी हैं, कोई लेजर भेजी है कुछ ऐसा, तो वो वेव्स कैसी होंगी? सेम स्पीड से, वही लाइट की स्पीड से चलेंगी, c से। तो c 2s डिस्टेंस और टाइम जितना भी लगा जाने और वापस आने में, क्योंकि वापस आने का टाइम पता चल सकता है, जाने का खाली नहीं पता चलने वाला, क्योंकि गई और आई। सेंसर भी तो यहीं पे है ना, रिसीवर भी अर्थ पे है और सेंडर भी अर्थ पे है। आई बात समझ में? इसी वजह से 2s डिवाइड बाई टी, तो s यहां से पता चल नहीं जाएगा, c इंटू टी डिवाइड बाई 2। डिस्टेंस पता चल गई ना एक चीज की हमें। कुछ आई बात समझ में? ये रिफ्लेक्शन मेथड की हेल्प से होता है। और पैरेलैक्स उससे भी फिर आगे की चीज है, क्योंकि और ज्यादा डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स को पता लगाने के लिए, जैसे इन लोगों को कैसे पता चल जाता है कि दूसरा जो हमारे पास वाला जो सोलर सिस्टम है वो कहाँ कितना दूर है लगभग, वो पैरेलैक्स मेथड वगैरह यूज करके पता चलता है दूसरा स्टार कितना दूर है। आई बात समझ में? रिस्पॉन्स दो सब, अगर कुछ नहीं आ रहा है समझ में तो बोल सकते हो, तो हम उसको क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर ये किसी ने नहीं बताया कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर क्लियर करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। कुछ बताओगे तो क्लियर होगा। इसीलिए ये क्लास इंटरैक्टिव टाइप की है, तुम लोग बीच में आराम से बोल सकते हो, बता सकते हो क्या प्रॉब्लम आ रही है समझने में। समझ में आ रहा है सब? चंचल? यस सर। हम्म, ठीक है, प्रॉब्लम हो तो बता देना। एक सेकेंड, अब चलते हैं आगे। मेजरमेंट ऑफ लेंथ इसी तरह होगी। ऐसे बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे, कैलकुलेशंस पे जाएंगे। और रेंज ऑफ लेंथ ये सब दिया है। फिर मेजरमेंट ऑफ मास आता है कि मास कैसे मेजर करते हैं, उसके भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। सिंपल हम लोगों को पता है, वेइंग स्केल और ये सब चीज़ें, लेकिन उससे अलग है यहाँ पे, उस तरह से मेजर नहीं होता। टाइम का मेजरमेंट, एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ टाइम होता है एक, सीजियम क्लॉक होती है, एटॉमिक क्लॉक होता है। तो ये सब हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे जब वैसे पढ़ेंगे। तो अभी तो डेमो है, तो हम तुम लोगों को थोड़ा और दूसरे चैप्टर्स का भी आइडिया दे देते हैं। ठीक है, चलो, इसमें एरर्स वगैरह होती हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर का देखें। पहले ये देखते हैं कि हम लोगों का फ्लो क्या है, पढ़ना किस बेसिस पे है, कैसे ये चल रहा है। ध्यान देना। तो स्टार्टिंग की दो जो चैप्टर हैं वो तो कोई वैसा वो नहीं है, मतलब वो सबसे कनेक्टेड है, वो एक ऑर्डर में नहीं है। उनका कोई ऑर्डर नहीं है। तो फिजिकल वर्ल्ड बस ऐसे ही बताया गया है कि हाँ ठीक है, हमारे आसपास जो चीजें हैं वो सब फिजिकल वर्ल्ड में आती हैं, उसमें सब में दिख रही हैं चीजें या फिर ऑब्जर्व हो सकती हैं, तो उनमें कैलकुलेशंस की जा सकती हैं। ठीक है, कि साइज क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मास कितना है, लेंथ कितनी है, सब कुछ देखा जा सकता है हमारे आसपास हर चीज का। क्लियर? और उसके बाद यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब वो चीज देखी जाएगी तो फिर किस बेसिस पे उसके लिए यूनिट चाहिए, मेजरमेंट करने के लिए डिवाइसेस चाहिए, तरीके चाहिए कैसे मेजर करेंगे। क्लियर? और उसके बाद यहां से एक फ्लो स्टार्ट होता है मोशन का। ठीक है, देखो, पहली बात हम ये बता दें कि तुम लोगों की जो पूरी 11th की फिजिक्स है
उसको अगर एक वर्ड में बोलें तो क्या बोलेंगे बताओ? फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंडर आता है? ज्यादातर जो फिजिक्स तुम लोग पूरे 11th में पढ़ने वाले हो, फिजिक्स की कौन सी ब्रांच के अंदर आती है? ये पता है किसी को? पूरी 11th की फिजिक्स? चंचल, पता है? सुमित, तुम्हें नहीं पता? देखो, 11th की पूरी फिजिक्स जो है वो मैकेनिक्स के अंडर आती है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द पार्ट। मैकेनिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच है। अब यहाँ पे मैक वर्ड भी, या मैकेनिक्स या मैकेनिकल वर्ड भी फिजिकल का ही दूसरा पार्ट है, ये समझ सकते हो तुम लोग। फिजिकल और मैकेनिकल एक ही बात है अप्रोक्सीमेटली। क्लियर? तो मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी चीज के मोशन की बात करते हैं तो स्टार्टिंग होती है बेसिक चीज से कि कोई चीज मूव कर रही है, तो ये देखे बिना कि उसके मूव करने का रीजन क्या है, पहले हम देखते हैं कि वो मूव कर रही है तो क्या क्या चीजें हम उसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि मूवमेंट, पहली बात तो क्या होता है? किसी चीज का मूव मूव करना क्या होता है? कुछ बताओ, किसी को पता हो तो। हम कैसे कहेंगे कोई चीज मूव की है? सर प्लेस चेंज हुआ है। यानी कि डिस्प्लेस हो जाए कोई चीज। तो डिस्प्लेस हो जाए ये कैसे कहेंगे हम? कैसे देखते हैं हम कि डिस्प्लेस हो गई कोई चीज? पोजीशन। हाँ, लेकिन अगर हम कहें कि तुम्हें ये नहीं दिखेगा तो? जैसे कि तुम बताओ, तुम्हारे आसपास अभी रूम में कुछ होगा, रूम में होगे तुम लोग, तो रूम में कोई भी चीज होगी, अगर एक चेयर है या टेबल है, कुछ है, वो डिस्प्लेस हो रहा है क्या अभी? नो। सुमित, तुम बताओ, डिस्प्लेस हो रहा है? नहीं। आराम, बोलना चाहोगे कुछ? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। हेलो। कह रहे, हेलो। सॉरी सर, आई वाज ट्रेवलिंग समवेयर सर, तो इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था तभी से। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। तो अब घर पे हो, मतलब अब आराम से बैठे हाँ हो? ठीक जी है। सर। तो बताना चाहोगे मूव करने का या डिसप्लेस होने का मतलब क्या है? या फिर अगर हम कह रहे हैं कि तुम्हारे आसपास जो भी चीज कोई रखी है, अभी रखी है फिलहाल, तो वो डिसप्लेस हो रही है या नहीं अभी? अभी नहीं हो रही सर, मतलब विदाउट अभी एनी फोर्स वो डिस्प्लेस नहीं हो सकती सर। नहीं, डिसप्लेस तो विदाउट एनी फोर्स भी हो जाते हैं। सुनो, हाँ सर। डिसप्लेस अभी नहीं हो रही है। तुम तीनों यही बात कह रहे हो, तुम्हारे आसपास की चीजें, ज्यादातर चीजें जो है वो डिसप्लेस नहीं हो रही, और हम कह हो रही है, तो कोई रीजन दे सकता है कि कैसे हो रही होगी? सॉरी सर। चंचल, सुमित, कोई बताओ। अगर हम कहें कि तुम्हारे आसपास की जो भी तुम्हें रखी हुई चीज रेस्ट पे नजर आ रही है, वो रेस्ट पे नहीं है। कौन चला गया था? सुमित। हाँ चंचल, हाँ सुमित, बताओ कि तुम्हारे आसपास की जो भी चीज तुम्हें रेस्ट पे लग रही है, हम कह रहे हैं कि वो मोशन में है या वो डिस्प्लेस हो रही है, तो तुम लोग ये बता सकते हो कि हम किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं, या इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं, तुम सुमित, क्या सर? तुम्हारे आसपास कोई भी रखी हुई चीज रेस्ट पे नजर आ रही है तुम्हें, क्या सर? तो वो चीज हम कह रहे हैं रेस्ट पे नहीं है, डिस्प्लेस हो रही है। क्या सर? रेस्ट। आवाज आवाज साफ नहीं आ रही क्या? हेलो? हेलो। हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही क्या? आ रही है सर अब। हाँ, कह रहे हैं तुम्हारे हम्म, आसपास जो रखी चीज रेस्ट पे है, हम कह रहे हैं रेस्ट पे नहीं है, वो डिस्प्लेस हो रही है अभी भी। तो ये बात मानने लायक है? सर उसके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। नहीं, उस बेसिस पे नहीं, पूरी बॉडी ही डिस्प्लेस हो रही है। नहीं सर। नहीं नहीं हो रही है? नहीं। नहीं। अच्छा, तुम लोगों के लिए मानने लायक है? आरम या चंचल? नो सर। चंचल, तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या लगता है कि डिस्प्लेस मतलब सच में वो रेस्ट पे है, या फिर हो सकता है कि किसी तरह वो रेस्ट पे ना हो? रेस्ट पे है।
रेस्ट पे है। अब हम पक्का कह रहे हैं कि वो डिस्प्लेस हो रही है, रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं अर्थ से बाहर जाके। पूरी की पूरी अर्थ ही हाँ सन के अराउंड यस ट्रैवल कर रही है ना। यस तो हम लोग, तो वो बॉडी जो तुम्हें रेस्ट पे नजर आ रही है वो एक गाड़ी में है, एक व्हीकल पे है। वो व्हीकल क्या है? अर्थ। तो इसका यस मतलब तो वो चल रही है, वो रेस्ट पे नहीं है ना। राइट यस तो इसका मतलब क्या बदल गया? अभी तुम लोग कह रहे थे रेस्ट पे है, पक्के तौर पे रेस्ट पे है, तो क्या ऐसा बदला क्या हमने? पोजीशन सर, पोजीशन नहीं बदली। हमने अपनी पोजीशन बदली। अपनी पोजीशन मतलब? हम और अर्थ के किस? बाहर चले गए, हाँ, तभी तो। इसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल देना। हम्म, समझ रहे हो? अच्छा, ये रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस क्या होता है, ये पता है? यहाँ से हम कुछ रेफर करते हैं सर, कुछ मेजर जैसे करते हैं जहाँ से। दैट वाज द जहां, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। हम्म, ठीक है। तो और कोई कुछ बताना चाहेगा रेफरेंस के बारे में? अच्छा, एक डॉक्टर भी तो रेफर करता है, पता है? एक डॉक्टर जो एक पेशेंट को रेफर करता है, मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे, मान लो बड़े हॉस्पिटल में रेफर करता है, तो वहां पे रेफरेंस का और यहाँ पे रेफरेंस का मतलब अलग है। कोई कुछ कहेगा? बिल्कुल अलग नहीं है, हर जगह सेम ही होता है। हम्म, बल्कि हम लोग खुद ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जिसमें हम लोग रेफरेंस का यूज करते हैं, पर हम लोग को खुद ही नहीं पता है। अच्छा, लाइट चली जाए तुम्हारे घर में, मतलब घर में ही हो तुम लोग, तुम मान लो अपने ही रूम में हो जहाँ पे रहते हो ज्यादातर टाइम, तो वहां लाइट चली जाए और रात का टाइम है, बिल्कुल लाइट चली गई है और बिल्कुल कुछ भी, जरा सी भी लाइट नहीं है वहां, यानी कि फोन भी नहीं ऑन है या कुछ भी जल नहीं रहा है वहां पे, बिल्कुल लाइट नहीं है। तो उसके बाद तुम्हें फोन ढूंढने जाना है या मान लो कुछ भी ऐसा जलाने के लिए ढूंढने जाना है, तो कैसे जाओगे? कोई भी बता सकता है एक। चंचल, बताओगी कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि तुम्हारा घर है तो लोकेशन तो तुम्हें पता ही है कि तुम कहाँ बैठी हो, कहाँ पे वो चीज हो सकती है, तो वो आइडिया तो तुमको है, पर अंधेरा है, तो तुम कैसे जाओगी? सीधा उठ के चली जाओगी या फिर कुछ ऐसा खास अलग करना पड़ेगा जो लाइट होती तो नहीं करना पड़ता? हम्म, सुमित, चंचल, कोई बताएगा? हेलो, आवाज आ रही है दोनों को? नहीं पता हुआ करे तो बोल दिया करो। या ऐसा नहीं बता पा रहे हो या कुछ भी ऐसा, तो ठीक है। चंचल, तुम्हें आवाज आ रही है? यस सर हम कह रहे हैं अगर लाइट चली जाए और तुम अपने रूम में ही हो जहां का तुम्हें सब कुछ कोना कोना पता है, और तुम्हारे पास में फोन नहीं है, फोन कहीं रखा हुआ है, तो वहां तक जाओगी कैसे? जैसे लाइट आ रही थी वैसे ही जा पाओगी या कुछ अलग करना पड़ेगा जाने के लिए? या जो, आइज क्लोज नहीं, आईज क्लोज और ओपन करने से क्या मतलब है? लाइट नहीं है, रात का टाइम है, बिल्कुल लाइट नहीं है, तो कैसे जाओगी वहां तक? कोई एक ब्लाइंड पर्सन कैसे जाता है कहीं तक? कभी चलते देखा है किसी किसी को? चीज को हाथ लगाकर हाँ, ऐसे हाँ, हाथ लगाकर या पैर से टच करके, तो वो क्या करता क्या है? यस उससे उसको क्या मिलता है ऐसा? क्या पता चल जाता है? वो उसके लिए रेफरेंस है। कुछ आई बात समझ में? वो जो चीज है, जो भी, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो एक बेड हो, पास रखी टेबल हो, चेयर हो, जिसको छू के भी वो ये परसेप्ट कर पा रहा है ना कि हम इस रूम में किस पोजीशन पे बैठे हैं और हमको किस डायरेक्शन में कैसे जाना चाहिए, ठीक है, वो चीज रेफरेंस है। आई बात समझ में? ठीक। साइकिल चलाते टाइम जब साइकिल हम लोग कहीं पे मोड़ते हैं और काफी तेजी से मोड़ते हैं, तो किसी किसी को देखा होगा जमीन में थोड़ा सा पैर टच कर लेते हैं, वो रखते नहीं है, क्योंकि चल रही है साइकिल, रखेंगे तो फिर तो गिर जाएंगे, लेकिन एक हल्का सा
चप्पल को मतलब घिसते हुए टच करते हुए जाते हैं, तो क्या होता है पता है, रेफरेंस पता चलता है कि ग्राउंड आने वाला है, ज्यादा बेंड मत करो। बाइकर्स को देखा है, बाइक की रेस में भी यही होता है, वो लोग अपनी नीज को बेंड करते हैं, घुटनों को बेंड करते हैं जमीन की तरफ, और हल्का सा टच होता है तो उनको आइडिया लग जाता है अब यहां तक जमीन आने वाली है, अब इससे ज्यादा बेंड नहीं होना है। ये रेफरेंस, ये इसी चीज को रेफरेंस बोला जाता है, कि हम एक रेफरेंस लेते हैं, आइडिया लेते हैं एक काम को करने के लिए। ठीक है, एक वो मतलब रेफरेंस पॉइंट होता है, या फिर रेफरेंस थिंग होती है कोई चीज। तो यहाँ पे जो बातें होती हैं रेफरेंस की, वो रेफरेंस पॉइंट जैसा होता है कि हम खड़े कहाँ पे हैं, हम देख कहाँ से रहे हैं। आई बात समझ में? तो अभी हमने रेफरेंस पॉइंट बदला था और कुछ नहीं किया था, हम अर्थ से बाहर चले गए थे। अब अगर हम पूछें सन, सन के बारे में, सन रेस्ट पे है, सर रेस्ट पे। और ये सुमित तुमने बोला। या सर। और चंचल और आरम, तुम लोगों का क्या स्टैंड है, सन रेस्ट पे है? यस सर, सन रेस्ट पे है। सन मतलब पक्का है, तुम लोग Yes, श्योर हो कि सन में श्योरिटी है कि वो रेस्ट पे है ना? yes. हम कहें वो भी नहीं है तो? क्योंकि सोलर सिस्टम भी ट्रैवल कर रहा है। हमारा जो पूरा पूरा सोलर सिस्टम है, जिसमें एक सन है, 9 प्लैनेट्स हैं, 9 8 जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ भी है, वो भी पूरा ट्रैवल कर रहा है, रुका हुआ नहीं है। अगर तुम सोलर सिस्टम से बाहर जाओगे ना, तो गैलेक्सी में सारे एक गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम्स होते हैं, तो सोलर सिस्टम भी ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वैसे गैलेक्सी में भी सेंटर में एक चीज है जिसके अराउंड सारे के सारे सोलर सिस्टम रिवॉल्व करते हैं, यानी कि सारे सन भी चल रहे हैं। आई बात समझ में? सन भी चल रहा है, पूरा सोलर सिस्टम ही चल रहा है, तो सन भी चल रहा है ना उसके साथ। यानी कि सन ऐसे वाले ऐसे व्हीकल पे है सोलर सिस्टम पे जो कि खुद चल रहा है, तो सन भी चल रहा है। उस रेफरेंस पॉइंट से सन भी रेस्ट पे नहीं है। अल्टीमेटली जब हम देखेंगे ना, तो किसी भी चीज का गारंटीड रेस्ट या गारंटीड मोशन में होने का कोई लॉजिक ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि तुम रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से तय करो तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम ओवरऑल देखो तो ओवरऑल कुछ नहीं है, अल्टीमेट रियलिटी कुछ है ही नहीं। ठीक है, जैसे कि हम अपने सन को सन बोलते हैं, बड़ा सा है, और स्टार छोटे छोटे हैं हम लोग बोलते हैं, लेकिन क्या ऐसा सच में है? सन और स्टार अलग हैं? बताओ। जो हम लोग को स्टार नजर आ रहा है वो भी किसी सोलर सिस्टम का सन है, उसके अराउंड भी कई सारे प्लैनेट घूम रहे हैं। हो सकता है वो हमारे वाले सन से बड़ा हो, और हो क्या सकता है, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट, वो ऐसे सोलर सिस्टम है जिसमें सन जो है वो हमारे सन से काफी बड़ा है। क्लियर? बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम लोगों को अभी आइडिया नहीं लग पाता। तो यहाँ रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा इसी तरह चलता है कि रेस्ट, कोई चीज अल्टीमेटली रेस्ट पे नहीं है, अल्टीमेटली मोशन में नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं कह सकते हो तब तक जब तक हम ये ना बताएं कहाँ से देखना है। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि अपने रूम से ही देख रहे हो तुम अपने रेफरेंस पॉइंट, यानी कि तुम्हारी बॉडी रेफरेंस पॉइंट है, तब तुम्हारे आसपास की चीज रेस्ट पे है, तो हाँ है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है। तो जब भी हम आसपास की सराउंडिंग जब तक नहीं देखते हैं, तब तक हम रेस्ट पे या मोशन में किसी भी बॉडी को बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, सराउंडिंग देखने के बाद ही बोल सकते हैं, सराउंडिंग के रेफरेंस में बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो मोशन का पूरा सिस्टम है इस तरह से डिस्प्लेस होने से। तो इतना तो पता चल गया कि डिस्प्लेस हो जाएंगे, यानी कि अपने प्लेस से हट जाएंगे, क्योंकि डिस होने का मतलब क्या होता है, जैसे ऑनेस्ट का होता है डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट से क्या मतलब डिसऑनेस्ट बन जाता है, तो ये क्या है, उल्टा है ना उसका, ऑपोजिट, यानी कि जो ऑनेस्ट नहीं है। और प्लेस का मतलब होता है एक जगह रुकना, एक जगह रुके होना, रेस्ट पे होना। और डिसप्लेस का मतलब क्या हो जाएगा, नो रेस्ट। आई बात समझ में? डिसप्लेस का मतलब हो जाएगा नो रेस्ट। क्लियर? एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? तो अगर कोई बॉडी डिस्प्लेस हो रही है,
थोड़ा बहुत हाँ ना कुछ बोल दो, नहीं तो हमें लगेगा तुम लोग हो नहीं। यस सर। ठीक है, अगर कोई बॉडी डिसप्लेस हो रही है यानी कि अपने प्लेस से हट रही है, तो अब यहाँ बात आती है उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। जैसे कि कोई बॉडी जल्दी से अपने प्लेस में यहां से यहां पहुंच गई, जल्दी से 2 सेकंड में पहुंच गई, और कोई बॉडी यहां से यहां मतलब सेम डिस्टेंस है लेकिन वो बॉडी 5 सेकंड्स में पहुंच गई, तो दोनों बॉडीज डिस्प्लेस तो हुई हैं। इसमें कुछ डाउट है कि दोनों बॉडी डिस्प्लेस हुई हैं? नहीं ना, दोनों बॉडीज डिस्प्लेस हुई हैं। ये वाली बॉडी भी यहाँ पे आ गई है, डिस्प्लेस हो गई है, और ये वाली बॉडी भी यहाँ पे आ गई है, डिस्प्लेस हो गई। इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस बोल रहे हैं, तो डिस्प्लेस तो हुई है दोनों। लेकिन एक 2 सेकंड में डिस्प्लेस हुई है, मतलब एक में जो डिस्प्लेसमेंट आया है यहां से यहां पहुंचने का प्रोसेस उसने जो किया है उसमें लगे हैं 2 सेकंड, और एक ने जो यहां से यहां पहुंचने का प्रोसेस किया है उसमें लगे हैं 5 सेकंड्स। क्लियर? अगर ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं या जो भी है, दोनों का गैप बराबर है, डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ये भी एक्स डिस्प्लेस हुआ है और ये भी एक्स डिस्प्लेस हुआ है, तो अब बताओ जल्दी कौन डिस्प्लेस हुआ? फर्स्ट ऑब्जेक्ट सर, वो 2। पक्का है? इसमें कुछ डाउट तो नहीं है ना कि फर्स्ट वाला ही जल्दी मतलब वहां पहुंच गया है। एक्स डिस्टेंस दोनों ने ट्रेवल किया है, फर्स्ट वाला 2 सेकंड्स में पहुंचा यानी कि वो जल्दी पहुंचा। ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं? क्योंकि इसकी भी जरूरत पड़ती है। अब अगर हम पर यूनिट टाइम 1 सेकंड का कैलकुलेट करना चाहें तो उसी क्वांटिटी को स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं। अगर हम ये देखें कि डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हो रहा है, आई बात समझ में? जैसे ये बॉडी x डिस्प्लेस हुई 2 सेकंड्स में और दूसरी वाली बॉडी x डिस्प्लेस हुई 5 सेकंड्स में। अब बताओ ये x/2 बड़ा होगा या x/5 बड़ा होगा? x/2 x/5 में से कौन बड़ा होगा? x एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब नेगेटिव नहीं। देखो डिनोमिनेटर में जितना बड़ा नंबर है पूरा फ्रैक्शन तो उतना छोटा हो जाएगा ना, और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर तो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ में? यानी कि ये बड़ा है, क्लियर कट, x/2 वाला बड़ा है। और ये क्वांटिटी है क्या? ये रेशियो जो हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, इसी को तो स्पीड या वेलोसिटी बोलते हैं ना हम। यानी कि जो चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, मूव कर रही हैं, मोशन में हैं, उनके रिगार्डिंग हम कुछ क्वांटिटीज फाइंड करेंगे जो हमारे लिए यूजफुल होंगी। जैसे कि स्पीड या वेलोसिटी डिफाइन की गई है, पहले से कुछ था नहीं, हमेशा से लोग स्पीड वेलोसिटी कोई नाम लेके बात नहीं करते थे, ये खाली कहते थे कि ये चीज जल्दी चली गई, ये चीज धीरे गई है ना, तो ये तेज गई है, ये सब बोलते थे। क्लियर नहीं बोलते थे कि हाँ इसकी एक चीज है स्पीड, जिसको बोलेंगे हम स्पीड ज्यादा थी या स्पीड कम थी। अब बोलते हैं हम लोग, अब का मतलब बहुत सालों से जब थोड़ा डेवलपमेंट हो गया तो हम लोग बोलते हैं स्पीड इतनी थी, ठीक है, इतनी थी, वही चीज है। आई बात समझ में? यानी कि हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पोजीशन, किसी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग किसी दूसरी चीज की पोजीशन, पोजीशन कहां पे है कोई चीज। पाथ लेंथ, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह कोई बॉडी कितना पाथ ट्रेवल करके गई है, पूरा कंप्लीट पाथ लेंथ। और तीसरी चीज क्या? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यानी कि कितना उस बॉडी को डिस्प्लेस किया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट में तो सीधी सीधी बात है ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही तो हम देखेंगे। अगर कोई बॉडी यहां थी, पूरा यहां से यहां ट्रेवल करते हुए यहां पहुंच गई, तो डिस्प्लेस कितना हुई, पहले यहां थी अब यहां पे आ गई, इतना ही तो डिस्प्लेस हुई ना, यानी कि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इतना है। क्लियर है? वही पहले वाली चीजें। और पाथ लेंथ ये हो जाएगी कंप्लीट, पूरा कैलकुलेट करेंगे हम, ये पूरा सारे रास्ते की मेजरमेंट लेंगे तब बताएंगे पाथ लेंथ कितना है पूरा रास्ता। तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, जिसको हम लोगों ने डिस्टेंस डिस्टेंस बोल के पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस मतलब पाथ की लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ कि तुम कैसे गई हो। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा एक बात बताओ, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, सबसे कम दूरी में जाने का तरीका क्या है? सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल करके जाने का क्या तरीका है?
यहाँ से यहाँ स्ट्रेट 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 लाइन से, है ना, क्योंकि हम थोड़ा भी ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे ऐसे गए, किसी भी तरह जाएंगे तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल होगी। कम से कम डिस्टेंस कब ट्रेवल होगी? जब हम स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस का स्मॉलेस्ट बोलते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। आई बात समझ में? यानी कि सबसे कम डिस्टेंस। अच्छा, तुम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें नई दिख रही हैं, नई समझ में आ रही हैं? नई का मतलब न्यू, वो वाला नई नहीं, न्यू समझ में आ रही हैं? तो प्रॉब्लम हो रही हो समझने में तो बोल सकता है कोई भी, ठीक है? और नए तौर पे कुछ चीजें समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है। क्लियर? अब देखें, इसमें वही कैलकुलेशंस वाली बात आती है कि हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें देखेंगे कि कोई बॉडी डिस्प्लेस हुई तो कितना हुई, यानी कि उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट आया, या पूरा पाथ लेंथ कितना था, पोजीशन पहले कहाँ थी अब कहाँ पे है, कितनी तेजी से डिस्प्लेस हुई, इसका मतलब कि स्पीड या वेलोसिटी वगैरह, वो सब देखेंगे, है ना? एक होती है इंस्टेंटेनियस, एक एवरेज वेलोसिटी भी होती है। क्लियर? जैसे कि तुम लोगों को कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना है जो मान लो 100 किलोमीटर दूर है, तो अपने घर से निकलोगे, मान लो कार है तो कार से अपने घर से निकलोगे, फिर बीच में हाईवे वगैरह आएगा, फिर बीच में ट्रैफिक भी आएगा, सब कुछ आएगा, तो रास्ते भर वेलोसिटी सेम रहेगी क्या, या स्पीड सेम रहेगी या अलग अलग होगी? अलग चेंज अलग। हो चेंज होती रहेगी। तो हम एक स्पीड के हिसाब से तो बात सारी नहीं कर सकते ना, मतलब इसमें यहाँ पे दो तरह की स्पीड की बात आ जाएगी, एक एवरेज, यानी कि पूरा यहां से लेके वहां तक कंप्लीटली चले गए, और तब टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और अपॉन टोटल कितना टाइम लगा है। ठीक है? टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और टोटल कितना टाइम लगा है, तो ये क्या हो जाएगी? वेलोसिटी, लेकिन कौन सी? एवरेज वाली। क्लियर? लेकिन अगर हम कहें कि एक बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम मान लो 1 सेकेंड, या फिर 0.001 सेकेंड, यानी कि 1 मिली सेकेंड टाइप, 1 मिली सेकेंड टाइम में अगर हम कोई डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो वो उस इंस्टेंट पे हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड। कुछ आ रही बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, एक चीज हम तुम लोगों से जानना चाहेंगे कि तुम लोग जो ये बैच का मतलब एनरोलमेंट किया है पढ़ने के लिए, तो तुम में से कोई ऐसा है जिसने सिर्फ 12th के लिए किया हो, या सबको नीट का ही वो है करने का, नीट देने का वो है, इस वजह से किया है तुम लोगों ने? कोई ऐसा है जिसने 11th 12th के लिए ही सिर्फ किया हो इसको, मतलब ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया हो, जो भी? चंचल, यस सर। क्या स्टैंड है तुम्हारा? मतलब तुमने ये जो अप्लाई किया है हेलो। तो नीट देख के किया है, या फिर सिर्फ फिजिक्स, यानी कि 11th 12th की फिजिक्स पढ़ने के लिए किया है, या सच में तुम्हारे नीट में इंटरेस्ट है? 11th 12th। 11th 12th के बेसिस पे किया है, तो इसमें 11th में तो प्रॉब्लम आएगी तुमको, क्योंकि 11th का पूरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा जब पेपर होगा 11th का। 11th का पेपर तो अभी हो जाएगा ना, यस सर। तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नो। अभी 2 महीने बाद पेपर होगा, मुश्किल से 2 महीने 2.5 महीने बाद, और 2 2.5 महीने में 11th का सिलेबस तो खत्म होगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये नीट बेसिस पे चलेगा बैच, तो इसका 11th का सिलेबस जाके खत्म होगा मई में, अप्रैल से मई में। और फिर जून से स्टार्ट होगा 12th का, स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो देख लेना, समझ लेना, अगर कॉन्सेप्ट सच में मजबूत करने के लिए कर रही हो बैच में ज्वाइन तो अच्छी बात है, या नीट वीट देने के लिए, या फिर कुछ भी ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के लिए। क्योंकि इसमें उसी तरह से थोड़ा डीप में पढ़ाई होगी। ठीक है? सर JEE के बेस पे आप पढ़ोगे ना? देखो, JEE के बेस पे, हाँ मतलब कह सकते हैं, देखो हम सारे कॉन्सेप्ट्स डीपली ही पढ़ाएंगे जो JEE में काम आते हैं। तुम्हारा मैथ्स है तभी तुम पूछ रही हो, हाँ? यस सर। तुमने PCM लिया होगा, ठीक है, तो हम इतना डीप तो पढ़ाएंगे कि तुम्हारे JEE के क्वेश्चंस होंगे। लेकिन फर्क क्या होता है नीट और JEE में?
नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ एक ही चैप्टर के हिसाब से आते हैं, जैसे या ये दोनों मिला लो ज्यादा से ज्यादा। लेकिन JEE में कॉम्बिनेशन होता है, बस इतना फर्क है कि 11th और 12th के सब कॉन्सेप्ट्स मिक्स कर दिए जाएंगे और कुछ भी मिक्स करके क्वेश्चन बनाया जाएगा। तो सिर्फ प्रैक्टिस का डिफरेंस होता है, कॉन्सेप्ट समझने में दोनों में एग्जैक्ट सेम है। यानी कि इसमें भी तुमको डीप में पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को, और इसमें भी डीप में पढ़ना पड़ेगा। जैसे हम पढ़ाएंगे वो सफिशिएंट है JEE के लिए भी। बस फर्क इतना होगा, नीट वालों को नीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर के नीट के जो बुक आती है उसके। और तुम्हें अगर तुम्हें JEE के बेसिस पे करना है, तुम्हें JEE की प्रीवियस ईयर की बुक लेनी चाहिए, 34 ईयर ऐसे आती है, जो भी 37 ईयर 8 ईयर, वो सब लेनी चाहिए, वो वो सब सॉल्व लेनी। करने चाहिए। सही, चैप्टर वाइज होती है वो। तो जैसे जैसे चैप्टर्स होते जाएंगे वैसे वैसे तुम चैप्टर्स का सॉल्व कर करके देखती जा सकती हो। और क्वेश्चंस तो कोई कहीं से भी पूछ सकता है, मतलब ये जो बैच स्टार्ट होगा इसमें जो चाहे जब चाहे कहीं से भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तुम JEE के क्वेश्चन पूछो या कहीं से भी, हम सारे बताएंगे। ठीक है, तो उस चीज की भी प्रिपरेशन होगी, मतलब ऐसा नहीं कि वो चीज नहीं है। क्लियर है? ठीक है ना, आई बात समझ में? तो कॉन्सेप्ट सब इतने डीप में होंगे कि JEE के सब समझ में तुमको आएगा, मतलब JEE से रिलेटेड पूरा होगा, डिटेल में होगा। लेकिन बस फर्क इतना होगा कि उसके क्वेश्चंस जो हैं वो तुम्हें करने पड़ेंगे, और वो क्वेश्चन में जो भी डाउट आते हैं वो पूछने होंगे। क्लियर? क्योंकि हम जो क्वेश्चंस कराएंगे वो ज्यादातर नीट वाले होंगे, और हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे वो दोनों के होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा डीपली पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद ही क्वेश्चंस होंगे। क्लियर? ओ, हम बोल रहे थे और शायद तुम चली गई थी, यस सर, वो कॉल आ गया था। तो तुमने कहाँ तक सुना? JEE का इसमें होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, और जो क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारा काम है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर JEE के क्वेश्चंस या फिर जो भी JEE लेवल के क्वेश्चंस हैं। हम तुमको मटेरियल दे सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है, रिसर्च करके बता सकते हैं कि यस कहाँ से तुम्हें क्वेश्चंस करने चाहिए। लेकिन वो क्वेश्चंस तुम सॉल्व करोगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी तो तुम डाउट्स के बेसिस पे उससे वो हमसे पूछ सकती हो, वो हम करवाएंगे सारे। क्लियर? लेकिन यस जो सर। अपने आप हम क्वेश्चंस करवाएंगे, जैसे कुछ क्वेश्चंस के वीडियो वगैरह हम डालेंगे कि सॉल्यूशन टाइप के, तो वो नीट के होंगे ज्यादातर। क्लियर? लेकिन जो कॉन्सेप्ट की बात है तो वो इतने डीप में होंगे कि तुम JEE के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगी। क्लियर है? यस JEE में बस प्रॉब्लम बस वही आती है कि मिक्सचर में क्वेश्चन आता है, यानी कि ये वो लोग भूल जाते हैं कि तुमने अलग अलग चैप्टर पढ़े हैं। उन लोगों को मतलब है तुमने पूरी 11 12 की फिजिक्स पढ़ रखी है, अब तुम्हें सब डिटेल में आता है, और मिक्स करके भी देंगे तो तुम्हें आएगा। आई बात समझ में? जैसे कि मोशन है, इसमें वेलोसिटी ये वो चीजें हैं, तो वो एक पेंडुलम लटका देंगे, ठीक है, और कह देंगे कि ये मोशन में है और वो भी इस तरह के मोशन में है, ठीक है, ऊपर से कह देंगे इस पे एक चार्ज भी है, इस पे चार्ज है, इतना कूलॉम चार्ज है इसके ऊपर। ये सारी बातें एक साथ मिक्स हो जाएंगी, 11th के कुछ कॉन्सेप्ट 12th के कॉन्सेप्ट सब कुछ मिक्स होगा, कह देंगे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है। इतना ही फर्क होता है। और नीट में क्या होता है, एक उसमें एक ही सवाल, मतलब एक ही तरह का सवाल आता है, जैसे कि एक सवाल आएगा तो बस इन दोनों पे बेस्ड होगा, बाकी कहीं से नहीं होगा। दूसरे चैप्टर से होगा तो सिर्फ उस पे बेस्ड होगा, यहाँ से मिक्स करके नहीं होगा। क्लियर है? बस, तो तुम यस चाहो तो ये बैच ज्वाइन कर सकती हो, क्योंकि डीप में कॉन्सेप्ट्स तो इसमें होने ही वाले हैं। ठीक है, और डीप में तुम्हें समझना पड़ेगा अगर JEE का तुम्हारा वो है तो, सीरियसली बहुत ठीक से चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस लगाते लगाते हवा में नहीं आने लगते हैं, पहले बहुत सही से चीज़ों को समझना पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। सुमित, यस ठीक है, तुम्हारा हाँ क्या सर। स्टैंड है? नीट। नीट वाला, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो। चलो फिर देखें आगे। तो ये समझ में आ रहा है ना क्या बातें हो रही हैं, कि हम पहले मोशन को जज करेंगे, फिर मोशन की सारी चीजें देखेंगे, सारी डिटेल्स पे जाएंगे धीरे धीरे करके। तो पहले हम ये जो दो चैप्टर आते हैं इनको बोलते हैं काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स, क्योंकि इसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। काइनेमैटिक्स का मतलब ही है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन। लेकिन हम मोशन के कॉज पे नहीं जाते हैं कि मोशन क्यों हो रहा है। क्लियर है? मोशन क्यों हो रहा है इस पे नहीं जाते हैं, कैसे हो रहा है मोशन और किस तरह से हो रहा है उसकी बाकी कैलकुलेशंस करते हैं, लेकिन मतलब किस बेसिस पे हो रहा है उसको, मोशन को प्रोड्यूस करने का जो कॉज है, किसने प्रोड्यूस किया, उस पे नहीं जाते हैं। और मोशन का जो प्रोड्यूसर होता है
मतलब कि मोशन को जो कॉज करता है, तो मोशन का कॉज होता क्या है पता है तुम लोगों को? कॉज क्या है मोशन का? फोर्स। तो इनडायरेक्टली कहें तो इन दो चैप्टर्स में हम फोर्स की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वही कॉज है किसी भी चीज के मोशन का। क्लियर हुआ? ऐसा कुछ है। तो ये दो चैप्टर्स में हम सिर्फ मोशन की वैसे बात करेंगे कि हम वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वाली, एवरेज वाली, वो सब देखेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, पाथ लेंथ, पोजीशन सब देखेंगे, लेकिन हम मोशन के कॉज पे नहीं जाएंगे। आई बात समझ में? इसके बाद मोशन इन अ प्लेन में, वो तुम लोग जानते हो, ये 1D मोशन है, 1 डायमेंशनल, ये 2 डायमेंशनल है, इतना ही फर्क है। 1 डायमेंशनल मोशन मतलब एक सिंगल डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन पे इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ। अब स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो सकती है, मतलब इसमें इधर जाओ या इधर जाओ, इससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही होनी चाहिए, वैसी भी हो, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए और स्ट्रेट लाइन में ही आगे पीछे जा सकते हैं। क्लियर? तो ये हुआ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। फिर इसमें मोशन इन अ प्लेन, यानी कि हमारे पास एक पूरा का पूरा प्लेन है, जैसे ये पेपर, जैसे ये पीडीएफ है, ये प्लेन है। अब इसके ऊपर हम पेन कहीं भी मूव ऐसे ऐसे करवा सकते हैं, तो ये पेन हम एक प्लेन पे मूव करवा रहे हैं, इसका मतलब हम 3D स्पेस में मूव कर, सॉरी 2D स्पेस में मूव करवा रहे हैं इस पेन को। आई बात समझ में? अगर हमको एक वेक्टर दिखाना हो या कोई भी लाइन दिखानी हो जो इस पेज से बाहर की तरफ आ रही है, यानी कि तुम लोगों के स्क्रीन से बाहर की तरफ निकल रही है, तो हम यहाँ पे नहीं शो कर पाएंगे। ठीक है, उसको दूसरे किसी तरीके से शो करना पड़ेगा, जैसे कि ये टिल्टेड फॉर्म में, यानी कि सीधा सामने की तरफ बाहर निकालते हुए दिखा नहीं सकते ना हम तुम्हें। कुछ आई बात समझ में? ये 2D है, 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन है ये। क्लियर? लेंथ बेसिस पे डायमेंशन की बात हो रही है, ये 1 डायमेंशन है। और हम 3D मोशन भी देखेंगे, लेकिन वो आगे होगा। ठीक है, रोटेशन और इन सब में देखेंगे। क्लियर? ये 2 डायमेंशन मोशन है, इसमें थोड़ा हम वेक्टर्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि 2 डायमेंशन में जब मोशन होगा और मोशन के पैरामीटर्स आएंगे दोबारा से, तो पैरामीटर्स में जो ये पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ये सब क्या है, किस तरह की क्वांटिटीज हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। पता है ना वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर वेक्टर तो पढ़ा होगा दोनों ने। यस सर। दोनों कहाँ गया एक? बीच बीच में जाते आते रहते हैं सब। ठीक है, तो क्लियर बताओ जरा, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? कुछ आइडिया है? मतलब कैसे तुम क्लियर डिफरेंशिएट करोगी कि ये वेक्टर है और ये स्केलर है? वेक्टर को जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी, हम्म, और स्केलर? एंड स्केलर जो मैग्नीट्यूड डिस्क्राइब करता है वो। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ये कह रही हो तुम, है ना? हाँ, और तो इसका तो करंट फिर क्या है? करंट में अच्छा दोनों चीजें होती हैं कि नहीं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन? स्केलर में मैग्नीट्यूड होती है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हम वही पूछ रहे हैं, तुमने ये जवाब दिया कि वेक्टर ये होता है, स्केलर ये होता है, तो करंट क्या होगा फिर? यस क्योंकि करंट में मैग्नीट्यूड होता है, और एक वायर की बात करें तो करंट में डायरेक्शन भी होता है, यस। तो करंट को क्या होना चाहिए, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर होना चाहिए। नहीं होता है वेक्टर, करंट स्केलर होता है। वेक्टर होने के लिए ये दो चीजें काफी नहीं है जो तुम कह रही हो, तीसरी भी एक चीज है, एक तीसरी चीज है जो कि है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करने चाहिए वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ। पता है ये कौन से लॉज हैं? नहीं पता? यस यस सर। पता है, मतलब यस सर किसमें, नहीं पता है या पता है? ज्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में, बट सुना है। हाँ, ये पता है कि ऐसे लॉज होते हैं मोशन इन अ प्लेन में, यस। इसकी बात हुई है। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ
और पैरेललोग्राम लॉ, ये दोनों हैं किस चीज के लिए, क्या चीज के लिए लॉ है, मतलब क्या काम करते हैं ये वेक्टर एडिशन के लिए होते हैं। वेक्टर्स कैसे ऐड होंगे ये लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है। जैसे अगर हम तुमसे पूछें, एक बॉडी है, इसके ऊपर एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी पे टोटल फोर्स कितना होगा? इस बॉडी पे एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इस बॉडी पे फोर्स कितना होगा? 15 न्यूटन। 15 न्यूटन? श्योर हो? Yes. और हम कहें नहीं तो Yes. गलत है, हम कह रहे हैं 12 न्यूटन का, या फिर नहीं 12 नहीं, हम कहें हाँ वैसे 12 हो सकता है, या फिर चलो 8 न्यूटन का। तो अभी लॉजिक नहीं दिख रहा होगा कि 8 कैसे हो सकता है ना? बात यह है कि फोर्स होता क्या है? वेक्टर, और वेक्टर को हम नंबर्स की जैसे ऐड नहीं कर सकते, तभी तो ये लॉज है ना। सोचो ऐड करने के लिए लॉज क्यों होते हैं? अगर हम नंबर जैसे ऐड कर सकते इसको, तो फिर लॉज की जरूरत ही नहीं थी। आई बात समझ में? अगर हम इनको सिंपल 5, 10, 15 कर पाते, तो इनको ऐड करने के लिए इन लॉ की क्या जरूरत पड़ती? कोई नहीं। मैटर ये है, हमने तुम्हें ये कहां बताया कि फोर्स लग किस तरफ रहा है। अब अगर हम डायरेक्शन दे दें तो, कि F1 का डायरेक्शन ये है और F2 का डायरेक्शन ये है, अब बताओ फोर्स कितना होगा? अच्छा, ये पता चल रहा है कि 15 नहीं होगा? नहीं। हाँ, नहीं पता चल रहा है? मतलब बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता चल रहा है तो सब कुछ पता ही होगा तो फिर तुम ट्यूशन क्यों करोगी, सीधी सी बात है। लेकिन बता दो, नहीं समझ में आ रहा है? बात ये है, ऐसे समझ लो ना, ये एक बॉक्स है, तुम्हारे कोई सिबलिंग्स हैं, मतलब ब्रदर सिस्टर? Yes. तो मान लो तुम, और क्या है, ब्रदर है सिस्टर है? Brother. ब्रदर है, तुम और तुम्हारा ब्रदर, ये F1 फोर्स तुम लगा रही हो और ये F2 फोर्स तुम्हारा ब्रदर लगा रहा है। ठीक है, एक बॉक्स पे, जमीन में रखा हुआ है बॉक्स, दोनों फोर्स लगा रहे हैं और इस तरह से लगा रहे हैं जैसे हमने एरो बनाया है, यानी कि तुम लगा रही हो राइट साइड और वो लगा रहा है लेफ्ट साइड। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा और ये बॉक्स अच्छे से कहीं जाएगा आगे? No. नहीं ना। बेसिक सेंस से समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो क्या होगा फिर, तुम बताओ। ये क्लियर है कि तुम्हारा फोर्स थोड़ा कम है, ब्रदर का फोर्स ज्यादा है, तो क्या होगा? हम्म ब्रदर के साइड से वो फोर्स लगेगा। मतलब ये तुम्हारी तरफ जाएगा, ये बॉक्स, हाँ। ये कह सकते हैं, Yes. है ना, यानी कि तुम पीछे चलती चली जाओगी। तो जो भी F1 फोर्स लगा रहा है वो पीछे जाएगा खुद ही, यानी कि ये बॉक्स इस तरफ जाएगा अल्टीमेटली। और उस तरह से जाएगा क्या, जैसे 15 न्यूटन का फोर्स फील कर रहा हो उतनी तेज जाएगा इस तरफ? यानी कि सिर्फ तुम ना होती, मान लो सिर्फ ब्रदर फोर्स लगा रहा होता 10 न्यूटन का, तब क्या होता? तब ज्यादा तेज जाता ना। Yes. लेकिन अभी अगर तुम दोनों लगा रहे हो इस तरह से तो थोड़ा धीरे जाएगा, तो ये फोर्स कम आएगा ना टोटल। बात ये है, राइट साइड 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये दोनों फोर्स एग्जैक्टली ऑपोजिट हैं, तो एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हम कहेंगे 10 माइनस 5 मीन्स 5 न्यूटन। Newton. सिर्फ 5 न्यूटन बचेगा, वो भी किस साइड? डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट या राइट? Left. लेफ्ट, क्योंकि 10 न्यूटन वाला जो डोमिनेंट फोर्स है वो लेफ्ट था, इस वजह से। क्लियर है? सब्ट्रैक्ट होगा Yes. तो जो डोमिनेंट है, जो यानी कि ज्यादा है, उसकी तरफ ही होगा ना रिजल्टेंट फोर्स। आई बात समझ में? ये मैटर है। तो 10 न्यूटन की तरफ रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट साइड होगा। ये 5 न्यूटन का जो फोर्स आएगा वो 10 न्यूटन की डायरेक्शन में आएगा, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो लेफ्ट होगा। क्लियर बात है? ठीक है।
समझ में आ गई बात? अब अगर हम कहें कि तुम लोग ऐसे फोर्स लगा रहे होते तो तब क्या होता? दोनों भी फिर हाँ, राइट में चला जाता। फिर ये राइट में चला जाता। फोर्स के साथ 15 क्या होता? न्यूटन 15 न्यूटन लग जाता फोर्स। तब तुम श्योर हो कि 15 न्यूटन ही लगता फोर्स? यस यस। हाँ, अब सही है कि 15 न्यूटन ही लगेगा फोर्स। लेकिन अब अगर हम कुछ और कहें, यानी कि ये तुम्हारे ब्रदर का फोर्स है। मान लो इस बॉक्स में एक रस्सी बंधी हुई है, उसको तुम्हारा ब्रदर ऊपर की तरफ ऐसे करके खींच रहा है, ठीक है, और तुम इसको नीचे से पुश कर रही हो। अब कितना फोर्स लगेगा? 15। 15 लगेगा? यस पक्का? यस। नहीं लगेगा 15 क्योंकि इस फोर्स का पूरा इन्फ्लुएंस राइट साइड नहीं है ना। हाँ। देखो, अगर हम कहें कि 10 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, डिवाइड मतलब वैसे डिवाइड नहीं, दो पार्ट में डिवाइड, जैसे 10 रुपए हैं वो दो बच्चों को देने हैं, दोनों दोनों को 10 में से बांट बांट के देना है, तो कितना कितना बढ़ सकता है? 2 8 5 5, कुछ भी ऐसे करके बढ़ सकता है ना, 4 4 6 ऐसे करके बढ़ सकता है। तो नंबर को मतलब सेपरेट करने में या डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन वेक्टर को आती है। वेक्टर में जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो मैग्नीट्यूड खाली डिवाइड नहीं होता है, डायरेक्शन भी डिवाइड हो जाता है। कुछ आई बात समझ में? यानी कि इस फोर्स का हम एक इन्फ्लुएंस देखेंगे राइट साइड और एक इन्फ्लुएंस देखेंगे अपवर्ड। अब ये कैसे होगा ये बाद में जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन और वेक्टर तब हम समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी बस इतना समझो कि इसके हम दो दो पार्ट कर रहे होते हैं, जैसे हम 10 के दो पार्ट कर रहे थे ना, ऐसे ही इस फोर्स के दो पार्ट करेंगे और अपने अकॉर्डिंग करेंगे। यानी कि हमारी जरूरत क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेक करना कि किधर फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, तो यानी कि ये वाली लाइन पे चेक करना, ये वाली लाइन पे इस फोर्स का कितना इंफ्लुएंस है, इतना। इस फोर्स का थोड़ा सा पार्ट, ये है क्या पता है, ये इसी फोर्स का हिस्सा है, एक पार्ट है, एक टुकड़ा है, ये इतना सा फोर्स। क्लियर हुई बात? और दूसरा पार्ट यस। इसके परपेंडिकुलर रहता है इस डायरेक्शन में। यानी कि एक जो भी तुम रैंडम, जैसे एक वेक्टर ये है, तुम्हें चाहिए इस डायरेक्शन में इसका इन्फ्लुएंस, तुम्हें इस डायरेक्शन में जरूरत ही नहीं, तुम्हें ये जो डॉटेड लाइन है इसकी डायरेक्शन में रिक्वायरमेंट है, तो तुम वो डायरेक्शन बना लो, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये तुमको मिल गया अपना। लेकिन जो दूसरा उसका पार्ट मिलेगा, एक पार्ट तो तुमने अपने यूज के लिए बनाया, दूसरा पार्ट अपने आप आएगा, और दूसरा पार्ट आएगा कि पहले वाले डायरेक्शन के 90 डिग्री साइड। पहुंच भी कहाँ। ठीक है, पहला तुम्हारे वाले डायरेक्शन की साइड और दूसरा 90 डिग्री डायरेक्शन की साइड, दूसरा पार्ट, उस वेक्टर का दूसरा पार्ट। अब इस वेक्टर को हम हटा सकते हैं। अब ये वेक्टर दो छोटे छोटे वेक्टर्स में टूट चुका है, एक ये वेक्टर और एक ये वेक्टर। कुछ आई बात समझ में? अब चाहे ये वेक्टर फोर्स था या वेलोसिटी था या डिस्प्लेसमेंट था, कुछ भी था, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वाला वेक्टर था, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह से तोड़ा जा सकता है। कुछ आई बात समझ में? यस। हम्म, इसको ऐसे तोड़ा जा सकता है, यानी कि अगर हम वेक्टर को ब्रेक करते हैं तो वो नंबर की तरह ब्रेक नहीं होता, वो वेक्टर के जैसे ही ब्रेक होता है, मतलब दो वेक्टर बनते हैं। जैसे नंबर को तोड़ने में दो नंबर बन जाते हैं, तो वेक्टर को तोड़ने में दो वेक्टर बन जाते हैं, यानी कि दोनों के पास मैग्नीट्यूड और दोनों के पास अपनी अपनी डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये सब बात है क्लियर? तो इसमें हम अभी बिल्कुल डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसमें 15 न्यूटन आएगा। वैसे 15 तो पक्की बात है नहीं आएगा, क्योंकि जैसा दिख रहा है तो इस वेक्टर का पूरा हिस्सा राइट साइड में नहीं है ना, पूरा 10 न्यूटन राइट साइड में नहीं है, इस 10 का कुछ पार्ट राइट साइड में है, ठीक है, बाकी का पार्ट अपलिफ्ट करने में चला गया। आई बात समझ में? ऐसा रहेगा। जैसे मान लो 7 न्यूटन इधर आया और 3 न्यूटन इधर गया, तो टोटल राइट साइड में कितना लगा? 5 + 7, ना कि 5 + 10। कितना आया? 12 न्यूटन। अभी हम एग्जांपल दे रहे हैं बस, कैसे 7 आ सकता है वो भी आगे हम लोग को पता चलेगा, जब अगर तुम ज्वाइन करती हो और आगे हम लोग ये पढ़ते हैं तो। क्लियर है? तो वेक्टर्स को इस तरीके से हमें देखना पड़ता है। आई बात समझ में?
मोशन इन अ Yes, प्लेन sir. में ये सारी बातें बहुत सारी डिटेल में की जाएंगी, ठीक है। और पहले वैसे भी वेक्टर्स की बहुत जरूरत है क्योंकि मैक्सिमम बहुत सारी क्वांटिटीज वेक्टर में ही होती हैं। दिख रहा है ना, मतलब Yes, वेलोसिटी, sir. डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, एक्सेलरेशन सब वेक्टर में चलता है। तो हम वेक्टर तोड़ सकते हैं तो उनको भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि उनको भी समझ सकते हैं फिर। क्लियर। अब ये जब हो जाएगा तो इसी में फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम आगे पढ़ते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, क्योंकि ये दोनों मोशन किस तरह के, ये प्लेन पे हो सकते हैं, एक प्लेन पे होना इनका पॉसिबल है, 2D में होना पॉसिबल है इनका, दो डायरेक्शन में। आई बात समझ में? यानी कि एक डायरेक्शन अगर हमको, जैसे तुम 2D और 1D को समझ पा रही हो ठीक से, क्या बात हो रही है? Yes, sir. 1D मतलब तुमको एक दीवार पे चलने के लिए छोड़ दिया जाए जिसमें तुम लेफ्ट राइट नहीं जा सकती हो, सिर्फ सामने जा सकती हो या पीछे आ सकती हो, लेफ्ट राइट बिल्कुल जा ही नहीं सकती हो, जगह ही नहीं है, तो फिर वो 1D मोशन हो जाएगा। और जमीन पे जैसे अपने घर में चलती हो तो वो कैसा हो गया, फ्लोर पे अगर चल रही हो तो 2D मोशन हो गया, क्योंकि तुम दो डायमेंशंस में जा सकती हो, इस तरफ जा सकती हो या इस तरफ जा सकती हो। अब इसमें दोनों में मिक्स करके जाओ तो वो तुम्हारी मर्जी, ऐसे जा सकती हो रैंडम। आई बात समझ में? और 3D का मतलब हुआ कि जब तुम जमीन से बेड पे चढ़ जाओ तो तीसरा डायमेंशन आ गया, या किसी चेयर पे चढ़ जाओ, जमीन से ऊपर आ जाओ, यानी कि ये थर्ड डायमेंशन यूज कर लिया तुमने। आई बात समझ में? जैसे हम लोग सीढ़ियां जब चढ़ रहे होते हैं तो हम तीनों डायमेंशन का यूज कर रहे होते हैं उस मोशन के लिए। क्लियर है? तो इस तरह का है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन और ये सब जो है, और प्रोजेक्टाइल को भी इसी तरह ब्रेक करके समझा जाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम, वेलोसिटी होती है उसको दो में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। और दो मोशन में ब्रेक होने की वजह से वो इजी हो जाता है, यानी कि हम, है तो ये 2D मोशन, पर हम इसको दो 1D मोशन में ब्रेक कर लेते हैं, 1D 1D, ठीक है। 2D मोशन को दो सिंगल डायमेंशन मोशन में बदल देते हैं, और सारे इक्वेशन, सारे फॉर्मूले इसी वाले चैप्टर के यूज होते हैं इसमें दोबारा से। क्लियर? बहुत अलग नहीं होता कुछ, थोड़ी थोड़ी नई चीजें होती हैं। अब इसके बाद बात आती है फोर्स वगैरह की, कि हाँ एक फोर्स है और वर्क, पावर, एनर्जी है। अब हम यानी कि रीजन देखेंगे कि क्यों वो मोशन हो रहा था, ये रीजंस की बात करेंगे, लॉज ऑफ मोशन में फोर्स की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब देखेंगे, क्योंकि हम मोशंस रिलेटेड ही तो सब कुछ कर रहे हैं ना। जैसे तुम कुछ काम करती हो, तुम्हें सामान उठा उठा के ऊपर कहीं पे रखने के लिए कहा जाए, तो तुम थक जाओगी थोड़ी देर में, तुम्हारी एनर्जी लॉस होगी, क्यों? क्योंकि तुमने वर्क किया है, ठीक है। अगर तुम वो काम जल्दी जल्दी कर पाई, इसका मतलब तुम्हारी पावर ज्यादा थी। ये सब चीजें मोशन से रिलेटेड हैं। आ रही बात समझ में? मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं जितनी भी चीजें हम कैलकुलेट करते हैं, भले हम लोगों को अलग अलग लगती हो। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल और रोटेशन मोशन हम देखेंगे, कि कैसे हम रोटेशन मोशन और ये सब देखते हैं। अभी पहले तो देखा नहीं कभी रोटेशन मोशन, अभी तो पूरा स्ट्रेट लाइन टाइप चल रहा था ना। तो रोटेट बॉडी होती है तब क्या होता है, जैसे कि फैन है, तो फैन तो तुम्हारा सिर्फ रोटेट होता है ना, प्योर रोटेशन करता है। अच्छा, फैन पे नेट फोर्स कितना होता होगा? आता है. एक बात बताओगी, Yes, sir. फैन पे नेट फोर्स कितना लगता है जब वो चल रहा होता है? Hmm. देखो Don't know, sir. फोर्स तो सब पे लग रहा होता है, तुम्हारे ऊपर अभी कोई फोर्स लग रहा है? No. कोई नहीं लग रहा है पक्का? Yes, लग, yes, yes. हाँ, दो फोर्स लग रहे होंगे कम से कम, एक mg लग रहा होगा और दूसरा रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा। तुम अभी बैठी हुई हो, तो जहां भी बैठी हो उस Yes. सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे तुम यहाँ बैठी हो, यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में तुम पे रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, और क्योंकि तुम्हारा मास है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तुम्हारा mg लग रहा होगा। हाँ, तुम रेस्ट पे हो क्योंकि ये mg और रिएक्शन दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे अभी तुमने कहा था, एक तरफ 10 न्यूटन एक तरफ 5 न्यूटन, तो माइनस करके 5 न्यूटन बचा। लेकिन अगर हम कहें दोनों तरफ 10 न्यूटन होते तो तब तो जीरो हो जाता ना फोर्स। तो फिलहाल तुम्हारे ऊपर नेट फोर्स जीरो है, फोर्स जीरो नहीं है, अलग अलग फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन सारे फोर्सेस का सम जीरो हो जा रहा है। वेक्टर में यही खास बात है। क्लियर? सब फोर्सेस कट जा रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो वही अगर हम फैन में पूछें तो फैन में नेट फोर्स कितना हो रहा है, लग तो रहा है ये ऊपर से लटका हुआ है वगैरह वगैरह, लेकिन
जब चल रहा होता है फैन तो कितना नेट फोर्स लगता है उसमें? कुछ आइडिया? ये क्लास खत्म होने वाली है बस 5 मिनट में। जीरो, नेट फोर्स जीरो लगता है, क्योंकि फैन चल रहा है ये तो हम बोल रहे हैं, मतलब कि मोशन में है। लेकिन क्या वो वैसे डिस्प्लेस हो रहा है सीलिंग के हिसाब से या तुम्हारे हिसाब से या दीवार के हिसाब से? कहीं जा रहा है रूम में, इधर उधर ट्रैवल कर रहा है क्या? No. तो ये किस तरह का मोशन है? ये प्योर रोटेशन मोशन है। सर्कुलर। रोटेशन, सर्कुलर बस उसका एक पार्ट है। सर्कुलर एक स्पेशल केस है रोटेशन मोशन का। तो ये प्योर रोटेशन है, ये वाला मोशन। आई बात समझ में? और नेट फोर्स इसीलिए जीरो है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि पूरा फैन कहीं नहीं जा रहा है। सोचो पूरा का पूरा फैन कहीं जा रहा है क्या? फैन का कुछ पार्ट मूव कर रहा है, कुछ पार्ट उसके अराउंड मूव कर रहा है, लेकिन पूरा फैन कहीं नहीं जा रहा है, तो नेट फोर्स क्या है? जीरो। क्लियर? इससे बहुत सारी चीजें हम लोग समझते हैं, जब फोर्स वगैरह पढ़ोगे, सब पढ़ोगे तो आगे समझ में आ जाएगा। क्लियर है? बस यही है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल में फिर हम रोटेशन ये सब पढ़ेंगे, फिर हम ग्रेविटेशन को देखेंगे। ग्रेविटेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, लॉज हैं, ग्रेविटी कैसे काम करती है, ये सब देखेंगे। सैटेलाइट कैसे घूम रहे हैं, जैसे तुम्हें क्या लगता है कि अर्थ सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करती है? अर्थ सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व करती है, पता है? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि सन की ग्रेविटी उसको रिवॉल्व करवाती है। जितने भी सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, या मून भी है नेचुरल सैटेलाइट, वो भी अर्थ के अराउंड इसलिए रिवॉल्व कर रहा है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है, और इस तरह का एक ओरिएंटेशन बन गया है कि रिवॉल्व करता रहता है, मतलब अपनी तरफ खींच के नहीं आता, रिवॉल्व करता, घूमता रहता है। ये सब भी डिटेल में हम लोग उसमें देखेंगे। क्लियर है? तो आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। बाकी अगर तुम्हें और डेमो क्लासेस चाहिए होंगी तो तुम ले सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जो भी तुम्हारा स्टैंड हो तुम व्हाट्सएप पे बता सकती हो, ठीक है, कि आगे तुम्हें ज्वाइन करना है या नहीं, या जैसे भी है, या और डेमोज लेने हैं तो। ठीक है, आरम तुम लेट आए हो, क्लास खत्म होने वाली है, लेकिन ये रिकॉर्ड हो चुका है लेक्चर, तो यूट्यूब पे अपलोड होगा, हम लिंक भेज देंगे, तो जिसको देखना हो बाद में भी देख सकता है। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास ओवर। किसी को कुछ बताना हो, बात करनी हो आगे के बारे में, तो व्हाट्सएप पे हमको क्लियर कर देना। किसी को नहीं भी पढ़ना हो, या जो भी चीज़ है, जो भी रीजंस है, आराम से बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो क्लास ओवर, बाय।